हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा टॉपिक वाइज एक सीरीज हमने कंटिन्यू किया था, उसका लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसके पहले हमने ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है चैप्टर नंबर 2 में, जो कि क्या है, वैद्युत रसायन। अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 2 के दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। वहां से जाके आप केवल चैप्टर नंबर 2 के ही नहीं बल्कि चैप्टर नंबर 1 के भी सभी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं और अच्छे से कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। पहला देखेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है और सेकंड टॉपिक हम देखेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अगर आपने इलेक्ट्रोड विभव समझ लिया तो मानक इलेक्ट्रोड विभव सेम उसी की तरह है, बस थोड़ा सा डिफिनीशन में हम चेंज करेंगे और वो आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और वीडियो जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट्स शेयर आउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एक्सपर्ट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे पूछेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे। आप कहीं पे भी अगर अपना डाउट पूछते हैं तो हम जरूर उस डाउट का रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड विभव को समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये टोटल क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या है। यहाँ पे डिफिनीशन लिखा गया है, लेकिन अभी डिफिनीशन पे फोकस हमें नहीं करना है, हम इसे डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, कोई एक पात्र ले लिया जिसमें हम क्या लेंगे, सोल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या लिया, सबसे पहले पात्र, और इस पात्र में हम क्या ले लेते हैं, सोल्यूशन ले लेते हैं। क्या ले लिया, सोल्यूशन ले लिया। अब इस सोल्यूशन यानी कि विलयन में ही हम क्या करते हैं, एक धातु की छड़ को डुबो देते हैं। ठीक है, एक धातु की छड़ को डुबोएंगे। अब इस जो धातु की छड़ को हम डुबोएंगे, ये धातु की छड़ हम मान लेते हैं किसका है, जिंक धातु का छड़ है। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया है, धातु की छड़, धातु की छड़। और आपको पता होगा जब हमने शुरू में धातु की छड़ को मान के सेल वाली चीजें बताई थी तो हमने वहां पे बताया था धातु की छड़ को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो चाहे आप धातु की छड़ लिखिए या आप इलेक्ट्रोड लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको डिफिनीशन में आगे धातु की छड़ दिखेगी लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोड्स की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिया, उस सोल्यूशन में हमने कोई एक रॉड यानी कि धातु की छड़ को डुबो दिया। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप जिंक का ही छड़ लो, हो सकता है कि आपका कोई और धातु का छड़ लेने का मन हो तो आप सोडियम धातु का छड़ ले सकते हैं, जिंक के ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम जिंक वाला लेके आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो जिंक धातु की हमने छड़ ली है। अब हम क्या लेंगे, जिस धातु की आप छड़ लेंगे, इलेक्ट्रोड विभव में हमेशा याद रखिएगा, जिस धातु की आप छड़ लेते हैं उसी धातु के लवण में उसको डुबोते हैं। जैसे हमने जिंक धातु का छड़ लिया है तो अब इस जिंक धातु के छड़ को हमने जिस सोल्यूशन में डुबोया है वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा, वो सोल्यूशन आपका ZnSO4 का लवण है। क्या है, लवण है, और हमेशा इसको इसी में डुबोएंगे। अगर आप सोडियम धातु का छड़ लेते यानी Na का छड़ लेते तो यहाँ पे NaSO4 का लवण लेते, उसका विलयन लेते, और उसी विलयन में हम क्या करते, सोडियम धातु के छड़ को डुबोते। तो ये चीज समझ में आया, यानी कि आपको जिस धातु का छड़ लेना है उसी धातु का लवण यानी कि विलयन भी लेना है। जैसे हमने जिंक का छड़ लिया था तो जिंक यानी ZnSO4 जिंक सल्फेट का हमने क्या लिया, लवण लिया है। अब इस हिसाब से डिफिनीशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले ये हो गया हमारा सोल्यूशन। सोल्यूशन को हमने लवण मान लिया तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, धातु की छड़ को ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड करते हैं। ये चीज आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रोड हो गया। और अब देखिए इस धातु की छड़, इस धातु की छड़ और इस लवण के बीच में एक पतला सा लेयर बनता है। आप देखते होंगे जब भी आप पानी में अपना उंगली डुबोते हैं तो उंगली का जो फर्स्ट
लेयर है, पहला जो परत है, और पानी का जो पहला परत है, पहला लेयर है, वो लेयर और उंगली का पहला लेयर, पानी का पहला लेयर और उंगली का पहला लेयर जहां पे टच होगा वहां पे एक विभवांतर जनरेट होगा। सेम इसी तरह से यहां भी होगा। देखो हमने जैसे ही छड़ को क्या किया, इस जिंक सल्फेट के लवण में डुबोया, यानी जिंक के छड़ को जैसे ही इस लवण में डुबोएंगे तो इन दोनों के पहले लेयर के बीच, यानी इन दोनों के इस वाले लेयर के बीच कोई विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर या विभव भी आप कह सकते हैं। तो इस विभव को ही क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। क्लियर हो गया? डिफिनीशन क्या लिखेंगे? डिफिनीशन लिखेंगे कि जब किसी धातु की छड़ को, सेम वही चीजें हैं जो हमने बताया। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन को हमने मान लिया, सोल्यूशन में एक धातु की छड़ को हमने डुबो दिया, ठीक है। तो वही चीज लिख रहे हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में, यानी जिंक का अगर छड़ है तो जिंक के लवण का विलयन होना चाहिए, सोडियम का अगर छड़ है तो सोडियम के लवण का विलयन होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रोड विभव को निकाल पाएंगे। क्लियर? तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़, इस धातु के छड़ और इस सॉल्यूशन यानी विलयन के बीच एक विभव भी उत्पन्न हो जाता है, और इस विभव को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। क्लियर हो गया? डायग्राम के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव को कैसे दर्शाया जाएगा, यानी कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किस लेटर से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव को लिखेंगे कि इसे कैपिटल ई से दर्शाते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। कहीं भी इलेक्ट्रोड विभव को आपको बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव प्रेजेंट है तो वहां पे आप क्या लिखेंगे? कैपिटल ई को लिख देंगे। हालांकि अगर आप फिजिक्स में कैपिटल ई की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज आप कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में कैपिटल ई अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब यही है कि आप इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब एक चीज जो कि बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। क्लियर? अब देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ये आप सेकेंड हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बाद। अब इसमें पहला हेडिंग आप क्या डालेंगे? चालक की प्रकृति। चालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। अब बस के कंडक्टर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो कंडक्टर है वो क्या करेगा? अपने अंदर से धारा का प्रवाह करवाएगा, वही क्या कराएगा? चालक। और जो अपने अंदर से धारा का प्रवाह नहीं कराते, जैसे अभी आप मार्कर में धारा भेजेंगे, इस मार्कर को अगर आप करंट देंगे तो इस मार्कर से करंट बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये ऐसा पदार्थ है जो कि कुचालक में आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप लकड़ी में करंट भेजे लेकिन करंट नहीं जाएगा, वही आप अगर लकड़ी को पानी में डुबो दे फिर उसमें करंट ट्रांसफर करें तो हो सकता है कि उस लकड़ी में करंट फ्लो हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग क्या डालेंगे? चालक की प्रकृति। अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी चालक की प्रकृति यानी कि धातु की चालकता को आप बढ़ाते हैं, जितना आप धातु की चालकता को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोड विभव का मान भी उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। यानी कि धातु की जो चालकता है वो निर्भर करता है इलेक्ट्रोड विभव पर। क्लियर? यहाँ पे लिखेंगे क्या कि धातु की चालकता बढ़ाने पर, धातु की चालकता या चालकता बढ़ाने पर धातु की या कह सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ता है। ठीक है, का मान भी बढ़ता है। ये चीज याद रखिएगा। डायरेक्ट अगर ये रीजन वाला पार्ट नहीं लिखा तो आपको इस क्वेश्चन में केवल एक ही नंबर मिलेगा, क्योंकि टोटल ये क्वेश्चन 2 नंबर का ही आता है। पहला आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो डायग्राम के साथ आपको डिफिनीशन लिखना पड़ेगा। डिफिनीशन डायग्राम आपने लिख दिया, 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। ठीक है, सेकेंड आप लिखेंगे अगर इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले ये तीनों रीजन, तब जाके आपको टोटल 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर? सेकेंड इसका पॉइंट क्या है? धातु आयन की सांद्रता। अगर हम धातु आयन की सांद्रता को बढ़ाते हैं, अब सांद्रता हमने आपको बताया था क्या कि किसी विलयन की जो धारण करने की क्षमता है। जैसे अगर आप देखते होंगे एक गिलास में आप क्या करते हैं, एक गिलास के नाप का ही पानी आप उसमें भर सकते हैं। आप कभी भी एक ग्लास में एक बाल्टी का पानी नहीं हटवा सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो उस ग्लास की जो क्वांटिटी है, जो उस ग्लास का लिमिटेशन है, उतना ही आप उसमें पानी डालेंगे। तो वही चीज सांद्रता कहलाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी धातु आयन की सांद्रता को आप बढ़ाएंगे, हमेशा याद रखेंगे धातु आयन की सांद्रता को बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घट जाता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे धातु आयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता को बढ़ाने पर, सांद्रता को बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है, इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है, ठीक है, घटता है। और थर्ड पॉइंट आपका क्या है, ताप, यानी कि इलेक्ट्रॉन विभव ताप पे कैसे निर्भर करता है। अगर आप ताप को यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा इलेक्ट्रॉन विभव पर। याद रखिएगा, जब भी आप ताप को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन विभव का मान भी बढ़ जाता है, यानी कि टेम्परेचर T जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विभव V के समानुपाती होता है। जितना आप विभव बढ़ाएंगे उतना टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ता है, इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ता है। क्लियर हो गया। तो इन्हीं तीन कारकों पर आपका इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। पहला हो गया धातु आयन की सांद्रता, क्या हो गया, चालक की प्रकृति। सेकेंड आपका हो गया धातु आयन की सांद्रता, और थर्ड आपका हो गया ताप। यानी कि अगर आप चालक की प्रकृति, धातु आयन की चालकता को बढ़ाते हैं तो जितना आप चालकता बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, यानी कि अधिक हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आपका है धातु आयन की सांद्रता, यानी धातु आयन की सांद्रता को बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान हमेशा घटता है। अब ऐसा नहीं है कि फ्लो में आप इसको भी ये कह दें कि इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा सांद्रता को बढ़ाने पर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव का मान सांद्रता C को बढ़ाने पर घटता है, यानी कि कह सकते हैं कि C जो है ये 1/C के बराबर होगा, यानी कि विभव V, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि विभव V जो होगा ये 1/C के बराबर होता है, यानी आप सांद्रता को बढ़ाएंगे तो विभव V का मान घट जाएगा। क्लियर। और बाकी सब क्या है, जैसे ताप की अगर बात की जाए तो ताप जो है ये समानुपाती होता है विभव V के, आप यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हैं। धातु आयन की चालकता को आप C से दर्शा सकते हैं, फिर आप इसको मत ही दर्शाइए, क्यों, क्योंकि सांद्रता को आपने ऑलरेडी C से प्रदर्शित कर दिया है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड विभव। हमने दोनों टॉपिक समझ लिया। सबसे पहले समझा इलेक्ट्रोड विभव क्या है डायग्राम के साथ, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे तो कैपिटल E से प्रदर्शित करेंगे। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो 3 फैक्टर होते हैं, 3 कारक होते हैं, तीनों हमने बता दिया। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं इसका सेकंड टॉपिक जो कि क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। सेम डिफिनीशन, सेम डायग्राम, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक कंडीशन, एक केस मानना पड़ेगा, ठीक है। कंडीशन या केस ये होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव में कि हमें जो तापमान है, जो टेम्परेचर है और जो विलयन का मात्रक है उसको अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो अब देखते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। डायग्राम इसका सेम रहेगा, इसलिए हमने डायग्राम को इरेज नहीं किया है। इसी डायग्राम से आपको समझा देंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, धातु आयन का जब हमने इलेक्ट्रोड विभव को समझा तो वहां पर हमने क्या लिया था, एक विलयन लिया था। और वो विलयन क्या होता है, जिस भी धातु की क्षण को आप लेते हैं उसी धातु का विलयन लेते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गया था। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये मानेंगे कि हमने यहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब लिया है, यानी कि एटमॉस्फेरिक जो अपना टेम्परेचर लिया है या कह सकते हैं दाब लेंगे, वो क्या हो जाएगा, 1 एटीएम दाब होगा, 1 एटीएम दाब होगा। 25 डिग्री सेल्सियस हमेशा इसका ताप रहेगा इस मानक इलेक्ट्रोड विभव के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो विलयन की सांद्रता हो जाएगी, इस बार विलयन की सांद्रता को एक लिमिट में हम लेंगे और वो लिमिट क्या हो जाएगा, 1 मोलर सांद्रता या सांद्रता का विलयन, ठीक है।
ये आप याद रखेंगे। यानी इस विलयन की जो सांद्रता है उस सांद्रता को हमने एक लिमिट में रख दिया और वो लिमिट हमने क्या मान रखा है कि एक ही मोल की सांद्रता हो सकती है। एक मोल से अगर ज्यादा आपने सांद्रता ले ली तो आप मानक इलेक्ट्रोड विभव को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये 3 परिस्थितियां आपको याद रखना है जब भी आप मानक इलेक्ट्रोड विभव को निकालेंगे। पहला, आपको दाब जो लेना है 1 एटमॉस्फेरिक तापमान के बराबर लेना है और 25 डिग्री सेल्सियस ताप लेना है और जो मोलर सांद्रता होगी यानी कि इस विलयन की टोटल जो क्वांटिटी होगी, सांद्रता होगी, वो हमेशा 1 मोलर सांद्रता या सांद्रता के विलयन के बराबर होगी। तो इस परिस्थिति के अकॉर्डिंग अब हमारा जो डिफिनीशन बनेगा मानक इलेक्ट्रोड विभव का, जो परिभाषा बनेगा वो क्या बन जाएगा कि एक वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर, ये कंडीशन ऐड करेंगे कि 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ तथा विलयन के बीच एक क्या हो जाएगा, विभव जनरेट हो जाएगा या विभवांतर जनरेट हो जाएगा और उसी विभव को क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, डिफिनीशन बिल्कुल सेम है, बस 3 चीजें हमने चेंज की है। पहला हमने क्या लिया है, एक दाब ले लिया है जो कि कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक दाब के बराबर है और 25 डिग्री सेल्सियस हमने क्या लिया है, तापमान ले लिया है। और जो विलयन की सांद्रता है, नॉर्मल हमने विलयन की सांद्रता नहीं ली है, इस बार हमने 1 मोलर विलयन की सांद्रता को लिमिट में लिया है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन ऐड करने के बाद आपका डिफिनीशन ये हो जाएगा और ये जो डिफिनीशन है यही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब बात करते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसे हमेशा E0 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, E0 से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित या कह सकते हैं दर्शाया जाता है। ठीक है, दर्शाया जाता है, दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि कहीं भी आपको केमिस्ट्री में E0 दिखेगा तो इसका मतलब यही है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात हो रही है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग आप सबसे ज्यादा देखते हैं नेरनेस्ट इक्वेशन में, यानी कि नेरनेस्ट समीकरण में। अब इसके बाद तो नेरनेस्ट समीकरण आपका पढ़ाया नहीं जाएगा, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा फैराडे का वैद्युत अपघटनी नियम। उसके बाद फिर हो सकता है कि आपको 1-2 लेक्चर और दिया जाए, कोलराउस का नियम वगैरह। उसके बाद लास्ट में आपको नेरनेस्ट समीकरण पढ़ाया जाएगा, वहां पे इसका यूज बताएंगे कि E0 को कभी कभी E लेफ्ट या E राइट करके भी लिखा जाता है, यानी कि E सेल के रूप में भी यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो यूज होगा, यानी E0 जो सिंबल है इसका जो यूज होगा वो नेरनेस्ट इक्वेशन में ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक, जो कि क्या था, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाला कारक, और तीसरा टॉपिक जो कि क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तीनों ही टॉपिक हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आती है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो करें शेयर ताकि और वीडियो जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एक्सपर्ट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। अब आपका काम क्या है, हमने जैसे तीनों टॉपिक कवर करा दिया है, अब आप क्या करेंगे, इन तीनों टॉपिक को आप अपने नोट्स में लिखने के बाद जस्ट अभी लेक्चर के बाद ही आप तीनों टॉपिक का रिवाइज करेंगे। इसका परिभाषा, इसका डायग्राम कैसे है, ये चीजें आप एक बार फिर से अपने मन से खुद से लिख के ट्राई करेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो भी डाउट होगा वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपका डाउट बच रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वैद्युत या फैराडे का वैद्युत अपघटनी नियम क्या होता है। क्लियर, पहले आप ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।